ये दूसरा हिस्सा है 100 PhD रूल्स ऑफ द गेम का, जिसमें हम बात करेंगे सुपरवाइज़र की सिलेक्शन के हवाले से। स्टूडेंट अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि PhD के लिए किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए और किस सुपरवाइज़र का इंतखाब किया जाए। नॉर्मली वैसे स्टूडेंट का सवाल यूनिवर्सिटी का होता है, सुपरवाइज़र का नहीं होता। तो अक्सर मैं स्टूडेंट से ये बात करता हूँ कि आप PhD में यूनिवर्सिटी को भी इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सुपरवाइज़र होता है जिसने एक्चुअली आपको वो रिसर्च करानी होती है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ जो असूल वज़ा किए हैं प्रोफेसर ब्रैनन ने, उस पर बात करेंगे। मैं आपको पार्ट 1 में डिटेल में इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ इस टॉक के सोर्स का, और ये लिंक्स पे आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिख दिए। पार्ट 1 हो चुका है, दिस इज सेकंड पार्ट, फाइंडिंग अ सुपरवाइजर, और अब हम बात करते हैं उन रूल्स पे। तो सबसे पहला जो रूल है, जो कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट में रूल नंबर 20 बनता है, क्योंकि 19 तक हमने जनरल एडवाइस पे बात की थी, तो उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप PhD में दाखिला लेना चाहते हैं तो चाहे लोकली, लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, जहाँ पे भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हैं, तो कोशिश करें वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो एक अच्छी सपोर्ट फ्राहम करती है डॉक्टरल स्टूडेंट्स को। अब अच्छी सपोर्ट से क्या मुराद है? अच्छी सपोर्ट से मुराद ये है कि उसका एक जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वो वेल डिफाइंड डॉक्टरल प्रोग्राम हो, उसमें उसकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बड़े वाजे हों, उसके माइलस्टोन्स बड़े वाजे हों, कितनी स्टेजेस में PhD है, किस किस स्टेजेस पे आपको कंफर्म किया जाएगा, उस स्टेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ आपको देखना है वाइल चूजिंग अ यूनिवर्सिटी। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी फैसक जहाँ से मैंने PhD किया, तो जैसे ही हम एडमिशन हमने किया, और एडमिशन से पहले भी, तो हमें एक पूरा हैंडबुक पकड़ाया गया, जिस हैंडबुक में तमाम माइलस्टोन्स का जिक्र था, जिससे हमें गुजरना था, उन माइलस्टोन्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसका जिक्र था, जो हमें प्रोड्यूस करनी थी, जो मैकेनिज्म था सुपरवाइजर स्टूडेंट मीटिंग का, और जो रिसर्च बोर्ड से कब होंगे, कैसे होंगे, किस स्टेज पे होंगे, वो तमाम गाइडेंस शुरू से दी गई, और वो ही हमने फिर ऑब्जर्व की, और उसी प्रोसीजर के तहत जो एक ड्यूरेशन था उसमें हमने PhD क्वालिफाई की। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़, जिसके यहाँ फॉर्मल पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। तो कोशिश करें ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जो एक अच्छी सपोर्ट और क्लियर डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है डॉक्टरल स्टूडेंट्स को। और ऐसी यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो उसके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या अलमनाए हैं, वो काफ़ी हद तक आपको गाइड कर सकते हैं। इंटरनेट पे कितना मवाद मिलता है, आप जब उससे कोई क्वेरी रेज करते हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको आइडिया हो जाता है। और वैसे भी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं उसमें भी इस चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है। दूसरा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्टर हो जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इन योर चूजन फील्ड ऑफ रिसर्च। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अकाउंटिंग के हवाले से मशहूर होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंस के हवाले से, कुछ मैनेजमेंट के हवाले से, फिर अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से, कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से, फिर फाइनेंस में भी कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंस के हवाले से, कुछ इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से। तो आप कोशिश करें कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर करें जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है आपकी चूजन फील्ड ऑफ रिसर्च में। अगेन इसको भी फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी होती हैं, उससे भी आपको आइडिया हो सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ सुपरवाइजर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो गाइड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, और जब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, वो ये है कि आप एक रिसर्च एक्टिव सुपरवाइजर चूज करें। तो आपका जो सुपरवाइजर हो उसकी आप पब्लिकेशन चेक देखें कि वो रेगुलर बेसिस पे पब्लिकेशंस करता है, इंटरनेशनल रेफरीड जर्नल्स में उसकी पब्लिकेशंस हैं, फ्रीक्वेंट पब्लिकेशंस हैं। तो नेचुरल सी बात है कि एक ऐसा सुपरवाइजर जो एक्टिव, रिसर्च एक्टिव है और जो फ्रीक्वेंटली और अप टू डेट पब्लिकेशंस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको भी उसी तरफ लेके जाएगा। और मोस्टली ऐसे सुपरवाइजर्स अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को एंगेज करके और उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करके पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं।
तो रिसर्च एक्टिव सुपरवाइजर का आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा जो रिसर्च प्रोसेस है उसके अंदर और अल्टीमेटली पब्लिकेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। सो डू लुक एट दी सीवी एंड दी पब्लिकेशंस प्रोफाइल ऑफ योर सुपरवाइजर्स जब भी आप सुपरवाइजर चूज करें। उसके बाद 23 पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुपरवाइजर वो चूज करें जो जिसका रिसर्च इंटरेस्ट और आपका रिसर्च इंटरेस्ट तकरीबन एक जैसा हो, ताकि दोनों जब आप बात कर रहे हो तो आपको एक दूसरे की बात समझ आए, आप दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हो और एक दूसरे के नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने पीएचडी में दाखिला लेना था तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड था। तो मैंने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन इस वक्त एक्सपर्ट है और कौन जो है वो रिसर्च एक्टिव है और अप टू डेट रिसर्च कर रहा है और अच्छी यूनिवर्सिटी में है, और सब ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं आई डू हैव अ लुक एट इट। और उसमें मेरा ज़्यादा फोकस सुपरवाइजर पे था। तो मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रेवर होपर, विक्रमा डेंचुरे, विक्रमासिंघे, शहजादुद्दीन और ये एक ग्रुप मिला जो काफ़ी एक्टिवली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिसर्च कर रहे थे इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने तमाम को ईमेल की जिस जिस यूनिवर्सिटी में वो थे, एंड देन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द सुपरवाइजर्स मैंने 2 यूनिवर्सिटी चूज़ की। उसमें से बाद में एक में मेरा एडमिशन हुआ एंड आई सक्सेसफुली डिड इट, और मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी मेरी बहुत कामयाब रही। उसके बाद चूज अ सुपरवाइजर यू विल गेट ऑन विद। तो डेफिनेटली एक बड़ा लंबा रिलेशनशिप होता है सुपरवाइजर के साथ। आपने 3 से 4 साल गुजारने होते हैं। तो सुपरवाइजर की सिलेक्शन में आपने ये भी देखना होता है कि किससे आपका मिजाज मिलता है और कौन आपके साथ चलने को तैयार है और आप किसके साथ आसानी से चल सकते हैं। तो ये भी एक बिहेवियरली हमें ज़रूर देखना चाहिए। देन वर्क विद योर सुपरवाइजर फॉर अ टाइम बिफोर रजिस्टरिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है। अब कुछ सूरतों में तो जब बैचलर में आप एक थीसिस किसी के साथ अगर कर लेते हैं या मास्टर्स में कर लेते हैं या एमफिल में कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपने उसके साथ काम किया होता है, तो आपको पीएचडी में फिर आसानी होती है उसको चूज़ करने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि पीएचडी करने का इरादा रखते हैं तो फिर मास्टर्स में या एमफिल में एक सुपरवाइजर को चूज़ करते हैं और फिर उसी के साथ फिर वो पीएचडी करना चाहते हैं। पॉइंट इज दिस कि अगर आप उसके साथ पहले ही थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको ज़रा काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो इससे भी जो है दोनों पार्टीज को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन दिस इज नॉट पॉसिबल। मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ स्टडीज़ से भी बाज़ का रिलेटेड नहीं होता। आपका सुपरवाइजर ना सिर्फ आपको डॉक्टर रिसर्च में हेल्प कर रहा होता है बल्कि आपको जॉब्स दिलाने में भी वो हेल्प कर रहा होता है, वो आपको रेफर कर रहा होता है, फिर बाद में वो पब्लिकेशन में भी आपको हेल्प करता है, कैरियर में भी हेल्प करता है। तो आप ये जानें कि योर सुपरवाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। तो जितना आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे उतना इस रिलेशनशिप पे भी हम बाद में भी एक और फेज में बात करेंगे, एक और पार्ट में, बट डू ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। अच्छा, फिर ये पाकिस्तानी सिनारियो में आई डोंट नो कितना एप्लीकेबल है, लेकिन बाहर में तो ये अक्सर होता है, खैर पाकिस्तान में भी होता है। तो ज़रूर चेक कर लें कि वेदर योर सुपरवाइजर इज़ लाइकली टू स्टे इन योर यूनिवर्सिटी, कि आपका जो सुपरवाइज़र है, आप फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में होता है, बाद में वो सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई अपने एक कैरियर प्रोग्रेशन में कुछ किसी न किसी स्टेज पे स्विच करता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेशनली, मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया। मेरे बहुत सारे दोस्तों के जो सुपरवाइजर्स थे वो चेंज हुए और चेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा मसला हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी जहन में रखा करें कि जिस सुपरवाइज़र के साथ आप जिसको चूज़ कर रहे हैं या जिस सुपरवाइज़र के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, अगर तो वो अपनी रिटायरमेंट के करीब है और अगर तो कुछ इस किस्म का सिनेरियो है जिसमें there is a possibility and you can talk it very openly with your supervisor as well initially, कि जिसमें चांसेस हैं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो फिर इसमें जनरल एडवाइस यही है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, क्योंकि उसमें कई चांसेस होते हैं कि मिड स्टेज पे वो सुपरवाइज़र आपको छोड़े और फिर उसके बाद आप दूसरे सुपरवाइज़र के साथ काम करें और फिर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम स्टार्ट हो जाती है और इसमें स्टूडेंट को काफ़ी सफ़र करता है। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके पीएचडी के दौरान 2 से 3 सुपरवाइज़र चेंज होते हैं। फिर उसके बाद चेक आउट योर सुपरवाइजर्स
अब ये है तो अजीब सी बात, शायद सुपरवाइजर्स मेरे से नाराज़ हों इस वीडियो को सुन के, लेकिन डेफिनेटली एक सॉर्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस है कि आप अपने सुपरवाइज़र के मुतालिक किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से या डॉक्टरल स्टूडेंट से या किसी कलीग से एडवाइस ले सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सुपरवाइज़र ही इज़, और फिर आपको उस फीडबैक की बेस पे जो मुनासिब लगे। तो सुपरवाइज़र्स के मुतालिक किसी से एडवाइस लेना या राय लेना इज़ नॉट समथिंग जो कि एबनॉर्मल है। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि डेफिनेटली ये फीडबैक काफ़ी पर्सनलाइज होती है, तो सम पीपल गिव यू बायस्ड फीडबैक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो इस चीज़ का बहरहाल आपने ज़रूर ख्याल रखना है और मल्टीपल सोर्सेस से उसको करॉबरेट करना है। अदरवाइज अगर आप किसी एक की बात पे रिलाई करेंगे तो शायद आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाएं। ये भी एक बिहेवियरल इशू है, मैंने इसको भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है व्हाइल लिविंग अब्रॉड, कि कुछ स्टूडेंट्स बाइस्ड होकर कुछ सुपरवाइजर्स के बारे में बहुत नेगेटिव बात करते हैं, जबकि वो इतने नेगेटिव नहीं होते। एंड दिस एक्सपीरियंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा आप एक रिसर्च करें। ये सारी बात करने का मकसद यही है कि सुपरवाइज़र की तलाश या सुपरवाइज़र को चूज़ करना इज़ नॉट अ रैंडम प्रोसेस के बस ठीक है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो एलोकेट कर दिया। आप अगर एडमिशन के स्टेजेस से ये सारी बातें सोचेंगे देन यू एंड अप विद अ गुड सुपरवाइज़र। एंड फाइनली अंडरस्टैंड कि सुपरवाइज़र का रोल क्या है। सुपरवाइज़र सिर्फ एडवाइस करने के लिए, सिर्फ गाइडेंस देने के लिए, सिर्फ मेंटोरिंग के लिए, और कल वो आपको रेफर करेगा, सपोर्ट करेगा, पब्लिकेशन में सपोर्ट करेगा। सुपरवाइज़र आपकी रिसर्च का जिम्मेदार नहीं है, आपने अपनी रिसर्च की खुद जिम्मेदारी लेनी है। सुपरवाइज़र सिर्फ आपको गाइडेंस देगा। जितना आप इस रोल को समझ लेंगे आप कंफर्ट जोन में होंगे, क्योंकि जो लोग सुपरवाइज़र से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो सुपरवाइज़र्स क्योंकि इतना डिलीवर नहीं करते, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो सुपरवाइज़र को अच्छा नहीं समझते। वहाँ से एक नेगेटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से अल्टीमेटली वो चीज़ें उसमें गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंड करें कि आपका रोल क्या है, सुपरवाइज़र का रोल क्या है, आप अपने रोल को परफॉर्म करें, सुपरवाइज़र अपने रोल को परफॉर्म करें, एंड यू हैव अ गुड बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग यू, तो फिर आप बड़ी जल्दी इस फेज से गुजर जाएंगे। तो ये रूल्स थे, ये एडवाइसेस थी जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए जो अभी पीएचडी के लिए सोच रहे हैं या जो जिन्होंने पीएचडी स्टार्ट कर ली है। खैर स्टार्ट कर ली है, अगर कोर्स वर्क कर रहे हैं और अभी सुपरवाइज़र का मरला आना है तो फिर उनके लिए हेल्पफुल है। अगर ऑलरेडी वो सुपरवाइज़र एलोकेटेड हैं तो इसमें से कुछ बातें जिसमें रोल ऑफ सुपरवाइज़र और रिलेशनशिप वाली बात है वो भी उनको फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सो अगली वीडियो में मैं आपसे टॉपिक की सिलेक्शन के हवाले से बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे और पिछली वीडियो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। और कमेंट्स में आप मुझे इसके मुतालिक कमेंट भी दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई और टॉपिक पे बात करूं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर उस पर मुझे एक अच्छा रिसोर्स मिलता है या मेरा उस पर अगर अच्छा नॉलेज है या मेरे किसी कलीग का अच्छा नॉलेज है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ और हम ग्लोबल एकेडमी के इस फोरम पे आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करें।